मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उस दिन कुछ ज्यादा ही व्यस्त था। सुबह की हल्की धूप कांच की छत से छनकर फर्श पर बिखर रही थी और बिजनेस क्लास लाउंज में एक अलग ही चमक थी। यहाँ देश के प्रभावशाली लोग, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और अमीरों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन आज उन सब के बीच सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी एक महिला, प्रिया कपूर। सांवली लेकिन बेहद आकर्षक चेहरा, लंबे खुले बाल, सफेद डिजाइनर साड़ी में लिपटी हुई, आंखों पर डार्क शेड्स। प्रिया कपूर आज किसी बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। लेकिन वह सिर्फ दिखने में ही नहीं, असलियत में भी देश की सबसे युवा और सफल बिजनेसवुमन थी। 30 की उम्र में उसने वो मुकाम हासिल कर लिया था जो बहुतों का सपना मात्र होता है। उसने अपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के लाइफ को कुछ ही सालों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्म बना दिया था और आज वह लंदन जा रही थी एक ऐसे समझौते के लिए जिसकी कीमत थी 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यह डील उसकी कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकती थी। वह लाउंज में बैठी हुई थी, हाथ में लैपटॉप, सामने मेज पर खनकती कॉफी की प्याली और फोन पर लगातार मीटिंग्स के कॉल। उसके चारों ओर 2 पर्सनल असिस्टेंट, एक सुरक्षा गार्ड और मीडिया की हल्की फुसफुसाहट थी। लोग उसे देखकर बुदबुदा रहे थे, वो देखो, प्रिया कपूर है ना? हाँ, वही जिसने के लाइफ शुरू किया था। सुना है अब उसे यूएन में भी बुलाया गया है स्पीच देने। लेकिन प्रिया को इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसके चेहरे पर जो भाव था वो साफ कह रहा था, मैं बाकी सबसे ऊपर हूं। उसके लिए ये सब लोग सिर्फ दर्शक थे और वह शो की स्टार। उसका दिमाग पूरी तरह से डील पर केंद्रित था। वो सोच रही थी कि लंदन पहुंचते ही वह किस तरह अपने निवेशकों के सामने योजना रखेगी और कैसे वो बोर्ड को इम्प्रेस करेगी। उसके लिए ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक और जीत की ओर कदम था। मैम, बोर्डिंग के लिए अनाउंसमेंट बस होने ही वाला है, असिस्टेंट ने धीरे से कहा। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर अब लाउंज के प्रवेश द्वार की ओर थी। वहां से एक व्यक्ति आ रहा था, साधारण भगवा वस्त्रों में, नंगे पांव, कंधे पर एक छोटा झोला और चेहरा तेजस्वी लेकिन शांत। यह थे स्वामी आनंद। उन्होंने लाउंज में कदम रखा और एक खाली कुर्सी की ओर बढ़े। उनके आने से वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ लोग जिज्ञासा से देखने लगे, कुछ असहज महसूस करने लगे। प्रिया ने एक तिरछी नजर से उन्हें देखा और फिर उसकी भौहें तन गईं। उसने असिस्टेंट से फुसफुसाकर कहा, ये कौन है? ये यहाँ कैसे आ सकता है? क्या ये सामान्य यात्री नहीं है? ये बिजनेस लाउंज में क्यों है? मैम, शायद उन्होंने बिजनेस क्लास की टिकट ली हो, शायद, असिस्टेंट हकलाया। इम्पॉसिबल, प्रिया ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वह अपनी सीट से उठी, सीधी स्वामी जी के पास गई। उनका चेहरा अब भी शांत था, जैसे उन्हें चारों ओर की नजरों की कोई परवाह न हो। माफ कीजिए, प्रिया ने सख्त लहजे में कहा, यह जगह विशिष्ट यात्रियों के लिए है। कृपया आप लाउंज के बाहर इंतजार करें। यह आपकी तरह के लोगों के लिए नहीं है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबने अपनी गर्दन मोड़कर देखा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सका। स्वामी आनंद ने प्रिया की ओर देखा, मुस्कराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। प्रिया को लगा जैसे उसकी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। यह और भी चुभने वाला था। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। आप समझते नहीं हैं, मैं कौन हूं? मैं प्रिया कपूर हूं, इस देश की सबसे युवा फोर्ब्स लिस्टेड बायोटेक उद्यमी। मैं किसी को भी यहां आने की अनुमति नहीं दूंगी जो इस स्तर का न हो। स्वामी आनंद अब भी शांत थे। उनकी आंखों में न तो क्रोध था, न ही अपमान, बस एक गहराई थी जिसे प्रिया समझ नहीं पा रही थी। कृपया यहां से जाए, उसने अंतिम बार कहा,
फिर वापस अपनी सीट पर लौट आई, जैसे उसने कोई बड़ा न्याय किया हो। कुछ लोग धीरे से मुस्कराए, कुछ असहज थे, लेकिन सब चुप थे। प्रिया ने सोचा, अच्छा किया, अब कोई दूसरा ये हिम्मत नहीं करेगा। उसे अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। वह नहीं जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी एक तूफान की, जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। स्वामी आनंद अब भी उसी कुर्सी पर शांत भाव से बैठे थे। चारों ओर फैली असहजता, फुसफुसाहटें और प्रिया कपूर की अपमानजनक बातें जैसे उनके भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाई थीं। उनकी आंखें हल्के से झुकी हुई थीं, मानो वे ध्यान की स्थिति में हों। उन्होंने न तो प्रतिक्रिया दी, न ही प्रतिकार किया। उनका मौन किसी युद्ध से भी अधिक प्रभावशाली प्रतीत हो रहा था। लाउंज का वातावरण धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन हर व्यक्ति जानता था कि कुछ असामान्य घट चुका है। प्रिया वापस अपनी सीट पर बैठ गई थी, लेकिन उसकी निगाहें अब भी स्वामी आनंद पर थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ा, और यह बात उसे और परेशान कर रही थी। उसने यह सोचा था कि स्वामी जी तुरंत उठकर चले जाएंगे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ने उसे विचलित कर दिया। ये आदमी खुद को समझता क्या है, उसने मन ही मन कहा। या तो इसे समझ नहीं आया, या फिर ये जानबूझकर अनदेखा कर रहा है। इसी बीच उसके असिस्टेंट ने धीरे से कहा, मैम, बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है, हमें गेट की ओर बढ़ना चाहिए। प्रिया ने सिर हिलाया और बैग उठाकर खड़ी हो गई। लेकिन उसने स्वामी आनंद की ओर एक बार फिर देखा। वे अब भी वहीं थे, वैसे ही शांत, वैसे ही स्थिर। प्रिया ने एक तीखा नजर डाला और आगे बढ़ गई। जब वह चेक इन काउंटर के पास पहुंची, तो सुरक्षा अधिकारी ने उसका बोर्डिंग पास स्कैन किया और फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। स्क्रीन पर एक लाल संकेत दिखाई दिया। अधिकारी ने थोड़ा रुककर कहा, माफ कीजिएगा मैम, आपको कुछ देर रुकना होगा। प्रिया चौंकी। क्यों? क्या दिक्कत है? हमें ऊपर से आदेश मिला है कि आपकी फ्लाइट की पुष्टि नहीं की जा सकती, अधिकारी ने कहा। क्या मतलब है इसका? मैं बिजनेस क्लास में यात्रा कर रही हूं। मेरा कनेक्शन फ्लाइट है लंदन के लिए। आपके सिस्टम में कोई त्रुटि है। अधिकारी ने संयम से कहा, मैम, कृपया यहां प्रतीक्षा करें। हमारे वरिष्ठ अधिकारी आपसे बात करेंगे। कुछ ही मिनटों में एक व्यक्ति काले सूट में वहां पहुंचा। उसने प्रिया की ओर हाथ जोड़कर कहा, नमस्कार मैम, मैं एयरलाइंस का ऑपरेशंस हेड हूं। मुझे खेद है, पर हमें ऊपर से स्पष्ट निर्देश मिला है कि आपकी यह यात्रा फिलहाल रद्द कर दी जाए। क्या? प्रिया का चेहरा फक पड़ गया। आप लोग होश में हैं? मैं प्रिया कपूर हूं। मुझे इंटरनेशनल मीटिंग के लिए जाना है। क्या आपको पता है कि मेरी डील कितनी बड़ी है? हमें सब जानकारी है मैम, अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, लेकिन हम सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं। यह निर्णय बहुत ऊपर से आया है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। गुस्सा उसकी आंखों से झलकने लगा। मुझे ऊपर के अधिकारी से बात करनी है। अभी? मैं समझता हूं, अधिकारी ने कहा, पर यह निर्णय अंतिम है। हम क्षमा प्रार्थी हैं। लाउंज के बाहर कुछ पत्रकार भी थे, जो अब उसके चेहरे की झुंझलाहट को देख रहे थे। वे धीरे धीरे कैमरे उठाने लगे। प्रिया ने अपने फोन से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसने अपने वकील को कॉल किया, असिस्टेंट को झाड़ा, लेकिन कोई समाधान नहीं दिख रहा था। वह अब समझ नहीं पा रही थी कि यह सब अचानक क्यों और कैसे हो गया। सब कुछ तो योजनाबद्ध था। टिकट बुक, डील तय, फ्लाइट समय पर, फिर अचानक यह सब क्यों? वह वहीं खड़ी रही, हतप्रभ,
जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। उसी समय एक एयरलाइंस कर्मचारी ने उसके असिस्टेंट से फुसफुसाकर कहा, क्या आपको पता है, ये निर्णय शायद उसी साधु के कारण है जो लाउंज में था। उन्होंने किसी को फोन किया था। क्या असिस्टेंट ने आंखें फैलाकर कहा। कौन है वो आदमी? लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्लाइट के गेट बंद हो चुके थे और प्रिया कपूर, जो कुछ मिनट पहले तक अपने आप को अजय समझ रही थी, अब खड़ी थी, असहाय, अपमानित और भ्रमित। उसके दिमाग में गूंज रहा था स्वामी आनंद का मौन चेहरा। क्या यह सब उसी की वजह से हुआ? क्या कोई ऐसा है जिसे वह नहीं जानती और जिसकी एक फोन कॉल उसकी पूरी दुनिया हिला सकती है? उसने अपने पैर पीछे खींचे और चुपचाप वापसी की दिशा में चल पड़ी। अब उसके चेहरे पर पहले वाली घमंड नहीं था, अब उसमें था संदेह, क्रोध और डर। और लाउंज के कोने में बैठा हुआ स्वामी आनंद अब भी शांत था, जैसे सब कुछ वैसा ही घट रहा था जैसा होना चाहिए। प्रिया कपूर का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। वह तेज, आत्मविश्वासी, घमंड से भरा हुआ चेहरा अब चिंता, हैरानी और उलझन से भरा हुआ था। वह बिजनेस लाउंज से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसकी चाल धीमी और डगमगाती थी। उसके असिस्टेंट और सुरक्षाकर्मी उसे घेरे हुए थे, पर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। स्वामी आनंद अब वहां नहीं थे। वह जैसे आए थे वैसे ही चुपचाप जा चुके थे। उनके जाने के बाद जो रह गया था वह था मौन, रहस्य और एक अदृश्य हलचल। प्रिया के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, क्या यह सब उस साधु के कारण हुआ? क्या उसने वाकई किसी को फोन किया? और अगर किया तो वह कौन था जो इतना शक्तिशाली था कि उसकी एक कॉल से उसकी फ्लाइट रोक दी गई? उसने अपने वकील को दोबारा कॉल किया। मेरे लिए तुरंत पता लगाओ कि एयरलाइंस में यह आदेश किसने दिया। मुझे ऊपर तक जाना है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। वकील ने जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वह बहुत अस्पष्ट है। बस इतना पता चला है कि यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है और उच्च स्तर से निर्देशित है। सुरक्षा कारण? प्रिया ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, मैं कौन सा अपराधी हूं? मैं इस देश की सबसे प्रतिष्ठित व्यापारियों में से हूं। उसी समय उसके फोन पर एक और कॉल आया। यह उसके लंदन स्थित साझेदार माइक रॉबिन्सन का था। हेलो माइक, लिसन, आई एम डीलिंग विद एन इश्यू एट द एयरपोर्ट, बट आई विल बी ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट। द डील इज सेफ। फोन के दूसरी ओर कुछ देर चुप्पी रही। फिर माइक की आवाज आई, प्रिया, आई एम अफ्रेड द बोर्ड हैज मेड अ डिसीजन। डिसीजन? व्हाट डिसीजन? प्रिया की आवाज तेज हो गई। वी आर विथड्रॉइंग द डील। उसके कानों में जैसे बम फट गया हो। व्हाट? आर यू सीरियस? वीव बीन नेगोशिएटिंग फॉर 6 months. We finalized the terms, legal reviewed everything. How can you back out now? We saw the video. Which video? Priya, the one at the airport. It's all over Twitter. A spiritual leader publicly insulted by you. That doesn't align with our brand values. It's not just bad optics, it's unethical. The board has decided unanimously. फोन कट चुका था। प्रिया के हाथ से मोबाइल लगभग गिर ही गया। वह वहीं बैठ गई एयरपोर्ट की एक ठंडी बेंच पर, और उसकी आंखें अब उस चमक से खाली थीं जो कभी उसे हर कमरे में सबसे अलग बनाती थी। उसके असिस्टेंट ने धीरे से उसका कंधा छुआ। मैम, वो वीडियो सच में वायरल हो गया है। ट्विटर पर बॉयकॉट प्रिया कपूर ट्रेंड कर रहा है। शांत रहो, प्रिया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब कोई अथॉरिटी नहीं थी। असिस्टेंट ने मोबाइल स्क्रीन उसके सामने कर दी।
ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह वही वीडियो जिसमें वह स्वामी आनंद को लाउंज से बाहर जाने को कह रही थी, उनका अपमान कर रही थी। कैप्शन थे, धन की घमंड देखो, आध्यात्मिकता का अपमान, ये हैं हमारे रोल मॉडल। उसे अब अपने ही शब्द गूंजते सुनाई दे रहे थे, यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। वो हर चीज जो उसने कभी बनाई थी, उसकी कंपनी, उसकी पहचान, उसका नाम अब सवालों के घेरे में आ चुका था। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि यह सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी जो उसने खोई थी। यह एक डील नहीं थी जो छूटी थी। यह उसका पूरा अस्तित्व था जो डगमगा गया था। उसने सिर झुकाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। पहली बार उसे अपने भीतर डर महसूस हुआ। यह डर उस डर से अलग था जो उसने व्यापार में कभी महसूस किया था। यह एक गहरा, आत्मा को झकझोर देने वाला डर था कि शायद वह वाकई कुछ गलत कर चुकी है। और वह गलती सिर्फ एक क्षण की नहीं थी, वह एक जीवन की दिशा थी। उसका फोन फिर से बजा, इस बार कॉल उसकी माँ का था। माँ प्रिया की आवाज भर्राई हुई थी। बेटा, क्या हुआ? ये सब खबरें क्यों आ रही हैं? माँ ने घबराकर पूछा। मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, वह बमुश्किल बोल पाई। माँ की आवाज धीमी लेकिन साफ थी। बेटा, दौलत से बड़ी चीज होती है संस्कार। और तुम्हारे पापा हमेशा कहते थे, किसी को छोटा मत समझो, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। अब जो हुआ है उसे ठीक करना तुम्हारे हाथ में है। प्रिया ने फोन काट दिया। उसके चेहरे पर आंसू की एक लकीर थी। वह अब एक ऐसी स्थिति में थी जहां उसके पास कोई योजना नहीं थी। कोई टीम, कोई वकील, कोई नेटवर्क, कुछ भी काम नहीं आ रहा था। और शायद पहली बार उसे खुद से सवाल करने की जरूरत थी। क्या यह सिर्फ एक चूक थी? या यह उसका असली चेहरा था जो आज दुनिया के सामने आ गया? प्रिया कपूर अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं रही जो बिजनेस लाउंज में लोगों की नजरें खींचती थी। वह अब एक ऐसी महिला बन चुकी थी जो एयरपोर्ट की भीड़ में खो गई थी, लेकिन उसके चारों ओर अब भी कैमरे, आंखें और कान लगे हुए थे। मीडिया उसके पीछे चल रहा था, सोशल मीडिया उस पर बरस रहा था, और उसकी टीम जो कल तक उसकी हर बात पर हामी भरती थी अब दूरी बना रही थी। बेंच पर बैठी हुई प्रिया कपूर ने पहली बार अपने नाम के पीछे की ताकत को बेअसर होते देखा। प्रिया कपूर अब एक प्रेरणादायक नाम नहीं था, बल्कि विवाद और घमंड का पर्याय बन चुका था। एक छोटी सी क्लिप, कुछ सेकंड का वीडियो, उसकी वर्षों की मेहनत पर भारी पड़ गया था। वो जो सोचती थी कि कंट्रोल में है, वही अब उसके हाथ से फिसल चुका था। उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी के खिलाफ साजिश कर रहा हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने खुद ही यह सब शुरू किया था, एक साधारण इंसान के खिलाफ अहंकार से भरी प्रतिक्रिया देकर। उसके मन में अब बार बार वही क्षण घूम रहा था, स्वामी आनंद का चेहरा। वो मौन, वो शांति, और उसकी पूरी अवहेलना के बावजूद उसकी आंखों में वह अजीब सी करुणा। उसे अब वह मौन खतरनाक लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्दों से अधिक उस मौन ने उसे पराजित कर दिया हो। प्रिया ने फिर से अपने वकील को कॉल किया। कुछ हुआ? हमने जानकारी जुटाई है, वकील ने कहा, और यह काफी चौंकाने वाली है। क्या? प्रिया की सांसें तेज हो गईं। जिस स्वामी जी को आपने अपमानित किया था, वे कोई साधारण साधु नहीं हैं। उनका नाम स्वामी आनंद है। वे आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों और राजनेताओं के आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। और सबसे खास बात, वे योग जीवन ट्रस्ट के संस्थापक हैं, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करता है। प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, और इसका मुझसे क्या संबंध? जिस बोर्ड ने आपकी लंदन डील कैंसल की है,
वकील बोला, उसमें 2 सदस्य योग जीवन ट्रस्ट के डोनर हैं और ये संभव है कि स्वामी आनंद ने कोई सीधी अपील न की हो, लेकिन उनकी मौजूदगी और उनका अपमान इन लोगों के लिए काफी था निर्णय बदलने के लिए। प्रिया के चेहरे से रंग उड़ गया। मतलब वह बमुश्किल बोल पाई, मेरे एक तानों ने मेरे करियर को खत्म कर दिया। वकील चुप था। यह वह क्षण था जब प्रिया को एहसास हुआ कि यह लड़ाई वह हार चुकी है, और न सिर्फ दुनिया से बल्कि खुद से भी। फोन कटने के बाद उसने अपनी असिस्टेंट को देखा जो अब तक चुपचाप खड़ी थी। तुम जाओ, प्रिया ने कहा। मैम? जाओ। आज के बाद तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो। मैम, अगर आपने माफ किया होता उस साधु को डोट तो शायद ये सब नहीं होता, असिस्टेंट ने धीमे से कहा और चली गई। प्रिया अब अकेली थी, उस तरह की तन्हाई जिसे कोई आलीशान घर, कोई महंगी घड़ी या चार्टर्ड प्लेन नहीं भर सकता। उसी समय एक वृद्ध महिला प्रिया के पास आकर बैठी। उसने साधारण साड़ी पहन रखी थी और चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में दया। बिटिया, सब ठीक है? उसने पूछा। प्रिया ने चौंक कर देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। आपका नाम क्या है? महिला ने पूछा। प्रिया, उसने कहा। अच्छा नाम है, लेकिन नाम तो इंसान का सिर्फ एक हिस्सा होता है। असली चीज तो उसका व्यवहार होता है। प्रिया ने पहली बार किसी अजनबी की बात को इतनी गहराई से महसूस किया। आपको कैसे पता चला कि मैंने क्या किया? उसने पूछा। आजकल सब कुछ फोन में दिख जाता है, महिला मुस्कुराकर बोली। लेकिन जो बात फोन में नहीं दिखती वो है पछतावा। वो सिर्फ आंखों में दिखता है। प्रिया की आंखें भर आईं। वह पहली बार खुद को पूरी तरह खुला महसूस कर रही थी, बिना किसी रक्षा कवच के। महिला चली गई, लेकिन उसकी बात रह गई। अब प्रिया जान चुकी थी कि यह कोई इमेज मैनेजमेंट का मामला नहीं था। यह एक आत्मा का प्रश्न था जो वर्षों से खामोश थी, लेकिन अब जाग रही थी। उसे यह भी समझ में आने लगा कि शायद यह सब सिर्फ दुर्घटना नहीं थी। यह एक संकेत था, एक चेतावनी, एक अवसर शायद अपने आप को देखने का, नए सिरे से समझने का। और पहली बार उसने सोचा, क्या वह उस साधु से फिर मिल सकती है? क्योंकि शायद अब उसे माफी नहीं मांगनी थी सिर्फ इसलिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, बल्कि इसलिए कि वह खुद को माफ कर सके। प्रिया कपूर अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। नहीं बाहर से, नहीं अंदर से। वो तेज कदमों से चलने वाली, सबको नीचा दिखा देने वाली महिला अब ठहरी हुई थी, जैसे किसी ने उसके भीतर का शोर बंद कर दिया हो। वह एयरपोर्ट के एक शांत कोने में बैठी थी, भीड़ भाड़ से दूर, और पहली बार अपने आप में उतरने की कोशिश कर रही थी। अब उसे किसी कॉल का इंतजार नहीं था, न किसी मीटिंग की चिंता, न किसी अनुबंध की उम्मीद। उसे बस एक व्यक्ति से मिलना था, स्वामी आनंद। लेकिन समस्या यह थी कि वह नहीं जानती थी कि वे कहाँ गए। वह जानती तक नहीं थी कि वे कौन थे, कम से कम तब तक जब तक उसके वकील ने उन्हें एक बड़े आध्यात्मिक गुरु और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उजागर नहीं किया था। उसी समय एक एयरपोर्ट स्टाफ उसके पास आया, उम्र में युवा, लेकिन चेहरा शांत और गंभीर। मैम, अगर आप स्वामी आनंद जी से मिलना चाहती हैं, उसने कहा, तो मैं आपको उनके पास ले जा सकता हूं। प्रिया चौंकी। तुम्हें कैसे पता कि मैं? उन्होंने कहा था कि अगर आप उन्हें ढूंढे तो मुझे आपकी मदद करनी है। वो जानते थे कि मैं आऊंगी? लड़के ने सिर हिलाया। वो अक्सर कहते हैं, जो भी सीखने को तैयार हो वो रास्ता खुद खोज लेता है। प्रिया चुपचाप उठी और उसके पीछे चल पड़ी। वे एक गलियारे से होते हुए एयरपोर्ट के एक पुराने सुनसान से हिस्से में पहुंचे, जहां शायद ही कोई आम यात्री आता हो।
वहां एक छोटा सा कमरा था, सादगी से सजा हुआ। जमीन पर दरी बिछी थी, कोने में एक दीपक जल रहा था और बीच में पीठ सीधी करके ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे स्वामी आनंद। प्रिया कुछ क्षणों तक दरवाजे पर खड़ी रही, फिर धीमे धीमे अंदर आई और जमीन पर बैठ गई। कमरे में मौन था, लेकिन वह मौन भारी नहीं था, वह शांत था, स्वीकृति से भरा। कुछ मिनट बाद स्वामी आनंद ने आंखें खोली। उनकी आंखों में वही स्थिरता थी, वही करुणा, वही मौन आह्वान जो प्रिया ने पहले भी देखा था। मैं माफी मांगने आई हूं, प्रिया ने धीमे से कहा। मैंने जो किया उसके लिए कोई बहाना नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि आपने चुपचाप सब सह लिया, फिर भी आपने मेरी जिंदगी को एक पल में बदल दिया। आप कौन हैं? स्वामी आनंद मुस्कराए। तुम मुझे जानती हो प्रिया? नहीं, मैं नहीं जानती, वह बोली। तुम्हारे पिता को मैं जानता हूं, उन्होंने कहा। प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। मेरे पिता का इससे क्या लेना देना? जब तुम 18 साल की थी, तुम्हारे पिता हरिद्वार में एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ था, कार पलट गई थी और लोग डर के मारे पास भी नहीं जा रहे थे। तब मैंने उन्हें वहां से निकाला था, अस्पताल पहुंचाया और उन्हें जीवन मिला। प्रिया की सांसें थम गईं। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तुम वह लड़की हो जिसकी आंखों में मैंने एक बार सपना देखा था। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी बातें बताई थीं, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी मेहनत। और जब मैंने सुना कि तुम बायोटेक्नोलॉजी में कुछ नया कर रही हो, तो मैंने तुम्हारे स्टार्टअप में एक मित्र के माध्यम से निवेश किया। क्या? प्रिया हकबका गई। हाँ, उन्होंने शांत स्वर में कहा। तुम्हारा पहला सीड फंड जो तुमने अनामदाता कहा था, वो मैं ही था। प्रिया की आंखें अब भर आई थीं। वह अपमानित हो चुकी थी, पराजित हो चुकी थी, लेकिन अब वह भीतर से टूट रही थी। आपने मुझे रास्ता दिया और मैंने आपको अपमानित किया। मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, स्वामी आनंद बोले। मैंने बस एक बीज को पानी दिया था। लेकिन क्या बीज पेड़ बनेगा या नहीं, यह बीज पर निर्भर करता है। प्रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। आपको मुझसे कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी आपने मुझे इतना कुछ दिया और मैंने आपको ही नहीं समझा। स्वामी आनंद ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। हमें जीवन में सबसे ज्यादा जो चीज रोकती है, वो है घमंड। वह आंखों पर पट्टी बांध देता है और जब तक हम उसे उतारना नहीं सीखते, तब तक हम किसी को देख नहीं सकते, न खुद को न दूसरों को। प्रिया अब रो नहीं रही थी, वह बस चुप बैठी थी। कुछ सीख रही थी, कुछ छोड़ रही थी। क्या मैं कुछ बदल सकती हूं? उसने पूछा। जब भी कोई अपने अंदर झांकने की हिम्मत करता है, वह कुछ भी बदल सकता है, स्वामी ने कहा। मैं बदलना चाहती हूं, प्रिया ने कहा। न खुद के लिए, न अपनी छवि के लिए, बल्कि इसलिए कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने कितनी दूर तक खुद को खो दिया था। स्वामी आनंद ने धीरे से कहा, कल मुंबई में एक गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा परियोजना की शुरुआत हो रही है। एक दोस्त इसे चला रहा है, एक निवेशक जो आजकल सिर्फ सामाजिक प्रकल्पों में काम करता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नाम सुझा सकता हूं। प्रिया ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। उसने अपने घुटनों पर हाथ रखे, सिर झुकाया और कहा, शुक्रिया। आपने मुझे फिर से देखने की नजर दी। कमरे में फिर से मौन था, लेकिन इस बार वह मौन भीतर तक उतर रहा था। प्रिया कपूर ने जब उस कमरे से बाहर कदम रखा, तो उसकी चाल में एक नया भार था, लेकिन इस बार वह घमंड का नहीं, उत्तरदायित्व का था। स्वामी आनंद से हुई बातचीत ने उसके भीतर कुछ ऐसा खोल दिया था
जिसे वह वर्षों से अनदेखा करती आ रही थी। उसने आज तक कभी किसी को गुरु नहीं माना था, न आध्यात्मिक न पेशेवर। वह खुद को ही अपनी दिशा समझती थी। लेकिन आज पहली बार उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह भटक चुकी थी। एयरपोर्ट का वह स्टाफ लड़का अब भी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। क्या मैं जान सकता हूं कि वो परियोजना कहाँ है जिसमें स्वामी जी ने मेरा नाम सुझाया है? प्रिया ने पूछा। जी मैम, लड़के ने कहा। वह परियोजना पालघर जिले के एक छोटे से गांव में है। वहां एक ग्रामीण नवोदय विद्यालय शुरू किया जा रहा है। शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य तीनों क्षेत्रों में काम होगा। उसके लिए एक व्यवस्थापक और योजना प्रमुख की तलाश थी। क्या वे जानते हैं कि मैं कौन हूं? प्रिया ने पूछा। लड़के ने सिर हिलाया। नहीं पूरी तरह से। लेकिन स्वामी जी ने सिर्फ इतना कहा, वो अब सीखने को तैयार है और उनके लिए इतना ही काफी है। प्रिया के मन में यह सवाल कौंधा कि क्या वह सच में तैयार थी? एक ऐसी महिला जिसने कभी जमीन की सच्चाई को महसूस नहीं किया, क्या वह सच में ग्रामीण भारत के किसी गांव में जाकर बदलाव ला सकती थी? लेकिन अब उसे जवाब चाहिए नहीं था। उसे बस शुरुआत करनी थी। 2 दिन बाद प्रिया कपूर एक सादा सलवार कमीज पहनकर अपने पुराने लैंड रोवर की जगह एक सामान्य जीप में बैठकर पालघर की ओर रवाना हुई। उसके साथ सिर्फ एक बैग था जिसमें न लैपटॉप था न बिजनेस प्रेजेंटेशन, सिर्फ कुछ किताबें, एक डायरी और मन में एक हल्की सी शांति। गांव में पहुंचना किसी और ही दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू, बच्चों की खिलखिलाहट और बुजुर्गों की नम्रता, इन सब में एक ऐसी सच्चाई थी जो प्रिया ने अपने शहरों के शीशे के टावरों में कभी नहीं देखी थी। स्कूल का निर्माण अधूरा था। दीवारें खड़ी थीं, लेकिन छत अब भी लगनी थी। कक्षा के नाम पर एक बड़ा तंबू था और बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 शिक्षक थे, जिनमें से एक स्वयंसेवक था। प्रिया ने सबसे पहले उन बच्चों के साथ वक्त बिताया। वह उन्हें जानना चाहती थी, उनकी भाषा, उनके सपने, उनका डर। एक बच्ची शायद 8 साल की रही होगी, प्रिया के पास आई और पूछा, आप यहाँ पढ़ाने आई हैं क्या? प्रिया मुस्कराई, नहीं। लेकिन शायद मैं भी तुम्हारे साथ कुछ सीखने आई हूँ। वह बच्ची मुस्कराई और दौड़ गई। प्रिया ने महसूस किया यह उसका पहला संवाद था जिसमें न कोई सौदा था, न कोई लाभ, बस एक इंसानी जुड़ा। उस शाम गांव की पंचायत में एक मीटिंग रखी गई। प्रिया को वहां औपचारिक रूप से परियोजना समन्वयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति की, ये शहर की अमीर औरत क्या समझेगी हमारे बच्चों की जरूरत? प्रिया ने खड़ी होकर कहा, आपका संदेह जायज है। मैं अब तक सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, लेकिन आज मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं अपनी भूल को सुधार सकूं, और अगर आप मुझे यह अवसर देंगे तो मैं अपने काम से विश्वास दिलाना चाहूंगी, न कि अपने नाम से। उनकी आवाज में कोई बनावटीपन नहीं था। शायद पहली बार उसने मंच पर खड़े होकर कुछ ऐसा कहा था जो दिल से निकला था। उस रात वह गांव के एक साधारण से कमरे में रही जहां पंखा मुश्किल से चलता था और रात में कुत्तों की आवाजें नींद को कई बार तोड़ देती थीं। लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसने डायरी खोली और लिखा, आज मुझे पहली बार लगा कि मैं किसी डील का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी बदलाव की शुरुआत बन रही हूं। अगले कुछ हफ्तों में प्रिया ने खुद को पूरी तरह से परियोजना में झोंक दिया। उसने योजना बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार एक्सेल शीट नहीं, बल्कि लोगों से बातचीत के जरिए। वह जानना चाहती थी कि गांव के बच्चों को क्या चाहिए, माता पिता की क्या चिंताएं हैं, और कैसे शिक्षा को उनके जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। उसने अपने पुराने संपर्कों को इस्तेमाल किया, लेकिन न खुद को चमकाने के लिए, बल्कि गांव के लिए संसाधन जुटाने के लिए।
उसने अपने किसी समय के प्रतिस्पर्धियों से मदद मांगी और कई ने बिना शर्त समर्थन दिया। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। एक और शिक्षक जुड़ गया, बच्चों के लिए नया खेल का मैदान बन रहा था और सबसे बड़ी बात, अब प्रिया कपूर का नाम गांव में सम्मान से लिया जाने लगा। लेकिन प्रिया जानती थी यह सिर्फ शुरुआत है। उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन जब वह स्कूल में बच्चों को पौधरोपण करवा रही थी, एक आदमी जीप से उतरकर आया, सूट बूट में और आंखों पर चश्मा। मिस कपूर, उसने कहा, मैं राहुल अरोड़ा हूं, वही निवेशक जिसके बारे में स्वामी जी ने आपसे बात की थी। मैं आपकी प्रगति देखने आया हूं। प्रिया ने मुस्कराकर स्वागत किया। आपने सिर्फ एक परियोजना नहीं उठाई, राहुल बोले, आपने खुद को पुनः स्थापित किया है, एक ऐसी जगह से जहां कोई उम्मीद नहीं करता। मुझे गर्व है कि मैं अब आपके साथ काम करने जा रहा हूं। प्रिया ने कहा, मैं गर्व नहीं चाहती। मैं सिर्फ वो जिंदगी जीना चाहती हूं जिसमें हर दिन मैं कुछ अच्छा कर सकूं, किसी के लिए, किसी भी स्तर पर। राहुल ने सिर झुकाया। तब आइए मिलकर कुछ बड़ा करें, लेकिन इस बार सही वजहों के लिए। उस दिन प्रिया कपूर ने पहली बार अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा महसूस की जो उसे उसके लाखों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स में कभी नहीं मिली थी। और जैसे जैसे सूरज अस्त हो रहा था, प्रिया ने देखा आसमान में कोई नया रंग उग रहा था। प्रिया कपूर अब गांव की उस जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी जिसे कभी उसने दूर से देखा भी नहीं था। अब वह हर सुबह सूरज के साथ उठती, बच्चों के साथ समय बिताती, खेतों के पास बैठकर बुजुर्गों से बातें करती और हर शाम उस पुराने स्कूल की अधूरी दीवारों को देखती जो अब धीरे धीरे पूरी हो रही थीं। वह पहले की तरह घड़ी देखकर नहीं जीती थी। अब वह समय को महसूस करती थी, धूप की चाल से, बच्चों की हंसी से, मिट्टी की खुशबू से। परंतु इस सब के बीच कहीं न कहीं एक बात अब भी उसके भीतर हलचल पैदा करती थी, उसकी पुरानी दुनिया, उसका अतीत जो उसने पीछे छोड़ दिया था। एक दिन जब वह गांव की पाठशाला में बच्चों को एक कहानी सुना रही थी, तभी उसके फोन पर एक कॉल आया, उसका पुराना असिस्टेंट कबीर। मैम, मुझे लगा आपको यह जानना चाहिए, कबीर ने कहा। क्या? प्रिया ने धीमे स्वर में पूछा। आपके ऊपर जो सोशल मीडिया बायकॉट था वो अब कम हो गया है। कुछ पत्रकारों ने आपके गांव वाले काम को कवर किया है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक परिवर्तन की मिसाल मान रहे हैं। प्रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैंने ये सब किसी की मान्यता के लिए नहीं किया, कबीर। मैं जानता हूं मैम, कबीर ने कहा, लेकिन अगर आप चाहें तो अब आप शहर लौट सकती हैं। आपकी कंपनी में भी कई लोग चाहते हैं कि आप वापस आएं। बोर्ड के कुछ सदस्यों ने मुझसे संपर्क किया है। वे आपसे फिर से नेतृत्व की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रिया का मन डगमगाया। उसने स्कूल के मैदान की ओर देखा जहां बच्चे खेल रहे थे, मिट्टी में लथपथ, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लिए। कबीर, उसने कहा, अगर मेरी वापसी किसी संस्था के पुनर्निर्माण के लिए है तो ठीक है, लेकिन अगर वो सिर्फ मेरे नाम को फिर से चमकाने के लिए है तो मैं माफी चाहती हूं, मैं अब वह प्रिया नहीं रही। आप में बदलाव आया है मैम, कबीर ने कहा, और शायद यही बदलाव इस कंपनी को भी चाहिए। कॉल कट गया, लेकिन वह बात प्रिया के मन में रह गई। उसी शाम वह स्कूल की छत पर बैठी हुई थी। गांव के बच्चे नीचे गा रहे थे, आकाश में तारे चमक रहे थे और वह अपने भीतर के उन सवालों को सुन रही थी जो वर्षों तक शोर में दबे रह गए थे। उसने डायरी में लिखा, अगर दुनिया तुम्हारे अतीत को पकड़ कर रखे तो तुम्हें उसे अपने वर्तमान से जवाब देना होगा। मैं अब किसी से माफी नहीं मांगना चाहती, मैं बस अपने कर्म से यह सिद्ध करना चाहती हूं कि मैं बदल चुकी हूं। अगले दिन स्वामी आनंद का संदेश आया,
तुम्हारे भीतर की आग अब शांत नहीं, संयमित है। अब तुम चुन सकती हो सेवा या सत्ता। लेकिन याद रखो, सेवा में ही सच्ची सत्ता छिपी है। प्रिया ने उस संदेश को पढ़ा और मुस्कुराई। वह अब समझ चुकी थी कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मौन में है, शांति में है और देने में है। उसने फैसला किया कि वह कंपनी लौटेगी, लेकिन एक शर्त पर। वह अब कंपनी को सिर्फ लाभ का साधन नहीं बनाएगी। वह उसे समाज के लिए, लोगों के लिए और युवाओं के लिए एक ऐसा मंच बनाएगी जहां ज्ञान, संवेदना और नयापन साथ चल सकें। जब वह 1 महीने बाद मुंबई लौटी तो वह प्रिया नहीं थी जिसे कभी कैमरे पसंद करते थे, जिसके इंटरव्यू की कतारें लगती थीं। वह अब एक ऐसी महिला थी जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं बल्कि आत्मबोध था। बोर्ड मीटिंग में सब उसे देखकर चुप हो गए। वह आई एक साधारण कुर्ता पहनकर, बिना मेकअप, लेकिन आंखों में गहराई लिए। मैं वापस हूं, उसने कहा, लेकिन अगर आप मुझसे वही उम्मीद कर रहे हैं जो पहले थी, तो मैं माफी चाहती हूं, मैं अब वैसी नहीं हूं। अगर आप तैयार हैं मेरे साथ एक नया रास्ता चलने को, तो मैं तैयार हूं। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, हमने तुम्हारे बदलाव को देखा है प्रिया। हम अब कंपनी को सिर्फ मुनाफे की मशीन नहीं, मूल्य आधारित संस्था बनाना चाहते हैं। और इसके लिए तुम्हारी जरूरत है। वह समझ गई अब उसका काम सिर्फ एक कंपनी चलाना नहीं, बल्कि संस्कृति बनाना है। और इस प्रकार प्रिया कपूर ने न सिर्फ अपने करियर को फिर से खड़ा किया, बल्कि उसे उस आधार पर रखा जो टिकाऊ था, मूल्य, संवेदना और सेवा। उसकी पुरानी दुनिया लौट आई थी, लेकिन इस बार वह उसे अपने तरीके से गढ़ रही थी। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, पीछे से आवाज आई, मैम, स्कूल की एक बच्ची ने आपको ये चिट्ठी भेजी है। उसने चिट्ठी खोली। आपने हमें यह सिखाया कि गलती करने वाले को नहीं, बदलने वाले को याद रखना चाहिए। धन्यवाद प्रिया दीदी। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरा, लेकिन इस बार वह दुख का नहीं, संपूर्णता का था। प्रिया कपूर की वापसी अब किसी सनसनी या ड्रामा की कहानी नहीं थी। यह एक गहरी, शांत और आंतरिक रूप से पुनर्निर्मित यात्रा थी, जिसकी शुरुआत अहंकार से हुई थी और जिसका अब हर कदम विनम्रता में डूबा हुआ था। कंपनी के कार्यालय में प्रवेश करते समय वह बहुत कुछ सोच रही थी। वही गलियारे, वही केबिन, वही बोर्डरूम, लेकिन अब उसमें देखने की दृष्टि बदल गई थी। पहले वह यहाँ खुद को साबित करने आती थी, अब वह कुछ बड़ा बनाने की नीयत से लौटी थी, कुछ ऐसा जो उसके नाम से आगे जाकर समाज में फर्क ला सके। उसने अपने पहले भाषण में कर्मचारियों से कहा, हमने सालों तक उद्योग को सफलता की परिभाषा मान लिया। अब वक्त है उद्देश्य को सफलता की नई परिभाषा बनाएं। हम अब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रभाव के लिए काम करेंगे। विज्ञान के माध्यम से हम सिर्फ जीवन नहीं बचाएंगे, हम जीवन का मूल्य भी लौटाएंगे। उसके शब्दों में अब आदेश नहीं, अनुरोध था। उसके स्वर में अब अधिकार नहीं, आस्था थी। उसने सबसे पहले कंपनी में एक सामाजिक अनुसंधान प्रकोष्ठ बनाया, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य, महिला शिक्षा और बाल विकास पर काम शुरू किया गया। गांव में बिताए दिनों ने उसे यह सिखा दिया था कि तकनीक तब तक अधूरी है जब तक वह सबसे नीचे तक न पहुंचे। वह अपने पुराने निवेशकों से मिली, लेकिन अब उनका स्वागत किसी 5 सितारा होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं, बल्कि एक साधारण कम्युनिटी सेंटर में हुआ। वहां बच्चों की पेंटिंग्स लगी थीं और दीवारों पर प्रेरणादायक बातें लिखी थीं। इस बार हम आपको अपने भविष्य का प्रोजेक्ट नहीं दिखाएंगे, उसने कहा, हम आपको हमारा आज दिखाएंगे, वह आज जिसमें बदलाव की सच्ची नींव रखी जा रही है। निवेशक चुप थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक नया सम्मान था। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ा।
सोशल मीडिया पर अब प्रिया कपूर को लेकर नई चर्चा शुरू हो चुकी थी। एक लीडर जो गिरकर उठा और इस बार सबको साथ लेकर चला। उसके वीडियो वायरल हो रहे थे, लेकिन अब उसमें भाषण नहीं, अनुभव थे। उसने एक वीडियो में कहा, हम सबको एक न एक दिन अपनी ताकत को सवाल करना पड़ता है। क्या वह ताकत सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करने की है या खुद को समझने की भी? इस बदलाव की हवा धीरे धीरे देश भर में फैलने लगी। कई युवा उद्यमी जो पहले सिर्फ सफलता की दौड़ में भाग रहे थे, अब उद्देश्य की बात करने लगे। प्रिया अब सिर्फ एक उद्यमी नहीं थी, वह एक दिशा थी, एक विचार जो लोगों को अपने भीतर झांकने को प्रेरित कर रही थी। लेकिन उसके लिए यह सब अब भी पर्याप्त नहीं था। उसने स्वामी आनंद को एक पत्र लिखा, आपने मुझे फिर से देखने की नजर दी, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरी यात्रा अभी अधूरी है। क्या मैं फिर से आपके पास आ सकती हूं? कुछ दिनों बाद उत्तर आया, जब रास्ता साफ हो जाए तब लौटना नहीं, चलना जारी रखना। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी यात्रा देख रहा हूं। वह समझ गई अब समय है यात्रा को विस्तार देने का, रुके बिना। उसने अब के लाइफ के अधीन एक नया फाउंडेशन बनाया, ज्योति, जिसका उद्देश्य था दूरदराज के इलाकों में शिक्षा, स्वच्छता और पोषण को एकीकृत करना। उसने अपने गांव के अनुभवों को नीति में बदला और हर योजना में यह सुनिश्चित किया कि लाभ केवल संख्या न हो बल्कि लोग हों, चेहरे हों, कहानियां हों। एक दिन जब वह दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस से लौट रही थी, उसे रास्ते में वही पुरानी एयरपोर्ट लॉबी याद आई जहां उसकी यात्रा का बदलाव शुरू हुआ था। उसने वहीं रुककर कुछ पल आंखें बंद कीं। वहां अब कोई स्वामी आनंद नहीं था, कोई मीडिया नहीं था, कोई चकाचौंध नहीं थी, लेकिन प्रिया को लग रहा था जैसे वहां सब कुछ है। उसने महसूस किया कि असली गुरु वह नहीं जो तुम्हें जवाब देता है, बल्कि वह जो तुम्हें सवालों से सामना करने की हिम्मत देता है। अब वह खुद भी एक सवाल बन चुकी थी, उस समाज के लिए जो सफलता को सिर्फ ऊंचाई से नापता था। उसी शाम एक युवा लड़की ने उसे एक इवेंट में पूछा, मैम, आपने सब कुछ खो दिया था और फिर भी सब कुछ वापस पा लिया, आपको डर नहीं लगा था? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, डर सिर्फ वहां होता है जहां कुछ खोने का मोह होता है। जब तुम सीखते हो कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी पहचान से नहीं, तुम्हारे कर्म से है, तब डर चुप हो जाता है। वह तालियों से घिर गई, लेकिन अब उसे वह तालियां नहीं चाहिए थीं। अब वह जानती थी सच्ची जीत तब होती है जब तुम्हारा अस्तित्व किसी के जीवन में फर्क लाता है, बिना तुम्हारा नाम जाने भी। प्रिया कपूर अब न केवल एक नाम थी, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। एक ऐसी प्रेरणा जो यह सिद्ध कर चुकी थी कि गलती करना कमजोरी नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार कर बदलना ही असली ताकत है। अब देश के अलग अलग हिस्सों में लोग उसके मॉडल को अपनाने लगे थे। स्कूल, संस्था, कॉरपोरेट, स्टार्टअप, हर जगह एक नई चर्चा शुरू हो चुकी थी, लाभ से पहले मूल्य। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, भोपाल, प्रिया जहां भी जाती, लोग उससे एक ही सवाल पूछते, आपने यह साहस कैसे जुटाया? आपने सब कुछ खो देने के बाद भी विश्वास कैसे बनाए रखा? प्रिया मुस्कुराकर उत्तर देती, मैंने जब सब कुछ खो दिया, तभी जाना कि असली ताकत भीतर होती है, बाहर का सब कुछ अस्थायी है। और जब भीतर की शक्ति जाग जाए, तो कोई भी राह असंभव नहीं रहती। उसके शब्द अब लोगों को केवल प्रभावित नहीं करते थे, बल्कि उन्हें भीतर से हिला देते थे। एक कॉरपोरेट सीईओ ने एक सेमिनार में स्वीकार किया, मैंने प्रिया के वीडियो देखने के बाद अपने संगठन की संस्कृति पर पुनर्विचार किया। अब हम हर कर्मचारी से सिर्फ प्रॉफिट नहीं, मानवीयता की अपेक्षा करते हैं। एक आईएएस अधिकारी ने अपने भाषण में कहा, प्रिया कपूर ने हमें सिखाया कि नीतियां फाइलों से नहीं, अनुभवों से बनती हैं। इन सब के बीच प्रिया अब भी उसी तरह सादा रहती थी।
वह अब भी हर सुबह योग करती, गांव के बच्चों से संपर्क बनाए रखती और हर हफ्ते कम से कम एक बार किसी छोटे संस्थान या स्कूल में स्वयंसेवा करती। एक दिन उसे इंडिया बिजनेस एथिक्स समिट में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। यह वही मंच था जहां वह पहले केवल एक दर्शक बनकर गई थी जब उसके करियर की शुरुआत हुई थी, और आज वह वहां सबसे महत्वपूर्ण वक्ता थी। स्टेज पर पहुंचते ही तालियां गूंज उठीं, लेकिन उसने हल्के से हाथ उठाकर इशारा किया, मैं यहां तालियों के लिए नहीं, संवाद के लिए आई हूं। उसका भाषण सीधा, सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली था। आज हम उस दौर में हैं जहां ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन समझ की भारी किल्लत है। हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मैंने वह दिशा तब बदली जब मुझे सब कुछ खोना पड़ा, और आज मैं यह कह सकती हूं कि वह खोना ही मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति बन गया। हॉल में मौन था, वह मौन जो प्रशंसा से भी अधिक कीमती होता है। बोलने के बाद जब वह मंच से उतरी तो एक बुजुर्ग सज्जन उसके पास आए। सफेद बाल, शांत चेहरा, गहरे अनुभव की रेखाएं उनके माथे पर। बेटी, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ काम किया है। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, मेरी बेटी तेज है, लेकिन वह तब और महान बनेगी जब वह जीवन के धैर्य को समझेगी। आज मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे पिताजी सही थे। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसे अपने पिता की वह चिट्ठी याद आई जो उन्होंने उसे कॉलेज में भेजी थी, तेरा ज्ञान तुझे ऊंचाई देगा, लेकिन तेरा धैर्य तुझे गहराई देगा। अब उसे वह गहराई मिल चुकी थी। उस सम्मेलन के बाद प्रिया को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी आमंत्रण मिलने लगे, लेकिन उसने केवल उन अवसरों को स्वीकार किया जिनमें उसे बोलने से ज्यादा सुनने का मौका मिलता था। एक दिन वह एक छोटे से गांव में एक स्कूल के उद्घाटन समारोह में गई। वहां एक लड़की ने कविता सुनाई, दीदी जैसी बनना है हमें, जो गलती को भी सीख बना दे, जो गिरे तो उठकर चले, और चलते चलते दुनिया बदल दे। प्रिया ने उस बच्ची को गले लगा लिया। उस क्षण में उसने समझा कि उसकी कहानी अब केवल उसकी नहीं रही, वह अब उन सबकी हो चुकी थी जो जीवन में बदलाव लाने का साहस रखते हैं। और इस तरह प्रिया कपूर अब एक उदाहरण बन चुकी थी, एक ऐसी मिसाल जो किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में दर्ज हो रही थी। उसकी डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, मैंने कई साल अपनी पहचान बनाने में लगाए, लेकिन खुद को पाने में सिर्फ एक झलक काफी थी। जब मैंने पहली बार किसी को बिना नाम के मदद की थी। मुंबई की उस हल्की सी सर्द सुबह में प्रिया कपूर अपनी बालकनी में बैठी थी, हाथ में वही पुरानी कॉफी मग जो उसके संघर्ष के दिनों की साथी थी। दूर से सूरज की पहली किरणें समुद्र की लहरों से खेल रही थीं। हवा में एक सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा अब डर या खालीपन का नहीं, बल्कि शांति का था। प्रिया अब उस दौर में पहुंच चुकी थी जहां वह रोज सोशल मीडिया नहीं चेक करती थी, मीटिंग्स के लिए भागती नहीं थी, और दिन का मूल्य काम की गिनती से नहीं बल्कि उसकी सार्थकता से तय करती थी। उसने अपने जीवन को एक साधारण लेकिन असरदार लय में ढाल लिया था। अब वह न सुबह सत्ता की तलाश में उठती थी, न रात को थकावट में गिरती थी। वह हर पल में थी जागरूक, जिम्मेदार, लेकिन मुक्त। उसी सुबह उसे एक पत्र मिला, हाथ से लिखा हुआ, डाक से भेजा गया। वह पत्र किसी आधुनिक संस्था का नहीं था, न किसी अवार्ड कमेटी का। वह पत्र था स्वामी आनंद का। प्रिय प्रिया, पत्र में लिखा था, अब जब तुम्हारा नाम तुमसे बड़ा नहीं और जब तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों में छिपी है, तब समय है उस बात को समझने का जो मैं तुमसे तब नहीं कह पाया था। जब तुमने मुझे अपमानित किया था, तब मैंने तुम्हें क्षमा नहीं किया था, क्योंकि क्षमा तब दी जाती है जब कोई सजा मांगता है।
लेकिन तुमने सजा नहीं मांगी, तुमने बदलाव चुना। और जब कोई व्यक्ति बदलाव की राह चुनता है तो उसे क्षमा की नहीं, साथ की जरूरत होती है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने हर मोड़ पर तुम्हें देखा, तुम्हें सुना, और आज मैं कह सकता हूँ तुम मेरी सबसे सुंदर शिष्य बन गई हो, बिना किसी औपचारिक दीक्षा के। अब मैं हिमालय जा रहा हूँ, वहां से लौटना मेरा उद्देश्य नहीं है। पर तुम्हारा उद्देश्य अब लोगों को वही दिशा देना है जो कभी तुम्हें भी भ्रम में डाल चुकी थी। तुम्हारा जीवन अब एक संदेश है, और याद रखो, संदेश वही होता है जो शब्दों से नहीं, कार्यों से दिया जाए। तुम्हारा आनंद। प्रिया की आंखें भर आईं। पत्र की हर पंक्ति उसके भीतर उतरती जा रही थी। उसने पत्र को सीने से लगाया और एक गहरी सांस ली, जैसे किसी अधूरे संवाद को पूर्णता मिल गई हो। कुछ ही हफ्तों बाद के-लाइफ फाउंडेशन ने एक नई योजना शुरू की, आत्मप्रकाश। यह एक लीडरशिप प्रोग्राम नहीं था, न ही कोई कोचिंग सेशन। यह एक यात्रा थी, भीतर की, बाहर की और समाज की। इस कार्यक्रम में उन लोगों को चुना गया जो जीवन में कभी असफल हुए थे, गिर गए थे या समाज से कट गए थे, लेकिन जिनमें फिर से खड़ा होने की इच्छा बाकी थी। प्रिया खुद उस पहले बैच की मार्गदर्शक बनी। उसी दौरान एक राष्ट्रीय समाचार चैनल ने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, द फॉल दैट रोज, द स्टोरी ऑफ प्रिया कपूर। इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के बाद प्रिया को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बुलावा आने लगा, टेड ग्लोबल, यूएन विमेन, हार्वर्ड और भी कई जगहों से। लेकिन अब वह हर निमंत्रण को एक ही आधार पर स्वीकार करती, क्या वहां कोई एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसे मेरी कहानी से उम्मीद मिल सकती है। उसी साल सरकार ने उसे पद्माश्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक। उस दिन जब वह राष्ट्रपति भवन में खड़ी थी, पुरस्कार लेते समय उसकी आंखों में वही चमक थी जो वर्षों पहले एक बच्ची की आंखों में होती थी, जो सिर्फ अच्छा करना चाहती थी, बिना किसी दिखावे के। पुरस्कार हाथ में लेते हुए वह मुस्कराई, लेकिन उसने भाषण में सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर मेरी कहानी किसी और को अपनी शुरुआत दोबारा करने की हिम्मत दे सके तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। कुछ महीने बाद प्रिया एक छोटे कस्बे में गई, वहां के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से मिलने। एक छोटी सी लड़की ने उसे देखा और कहा, आप दीदी हो ना, जिनके बारे में मेरी माँ ने कहा था, जो एक बार बहुत गिर गई थीं, लेकिन फिर सबको साथ लेकर उड़ने लगीं। प्रिया ने झुककर उसका हाथ थामा और कहा, हाँ, मैं वही दीदी हूँ, और तुम्हें कभी गिरना पड़े तो मुझे याद करना, मैं उठने का रास्ता बताऊंगी। उस शाम जब वह वापस लौट रही थी, उसने अपनी डायरी में आखिरी बार कुछ लिखा, मैंने सोचा था कि मेरी कहानी एक फेलियर और वापसी की कहानी है, पर अब समझी हूँ यह एक आम और अनाम इंसान की यात्रा है, जो यह साबित करती है कि गलतियां अंत नहीं, शुरुआत होती हैं। मैं अब डरती नहीं हूं कि मैं फिर गिरूंगी, क्योंकि अब मुझे विश्वास है मैं फिर उठूंगी, और इस बार किसी और को भी साथ उठाऊंगी। और उस क्षण कहीं दूर हिमालय की एक गुफा में एक बूढ़ा सन्यासी ध्यानस्थ बैठा था। उसके चेहरे पर संतोष की रेखा थी। उसने आंखें खोलीं और धीमे से बुदबुदाया, एक दीपक अब 100 दियों को रोशन करेगा। मेरी भूमिका पूरी हुई। समाप्त नहीं, बस एक नया आरंभ।